लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने फिजिक्स में जितने पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ लेक्चर्स देखे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखे एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात। बट थिंक अबाउट द, आप जब पहली बार फिजिक्स के वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? मतलब व्हाट डू थिंक दैट व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दैट। सो मैं अपनी बात करता हूँ तो whenever I have heard might be in the 6th or 7th standard, तो फिजिक्स के बारे में हम जब सुने तो मुझे लगा कि क्या मोशंस होंगे। द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इनटू माय माइंड दैट मोशंस होंगे, गाड़ियाँ होंगी, व्हीकल्स होंगे, यूनिवर्स होंगे। एंड बेसिकली आपके जो फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है विद द वेरी बेसिक लेवल, आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो मोशन से ही रिलेटेड होते हैं। इसीलिए फिजिक्स को बेसिकली इन द स्टार्टिंग टू कैटेगराइजेशन में रखा जाता है। एक काइनेमेटिक्स होता है और एक डायनेमिक्स होता है। दे बोथ आर रिलेटेड विद द मोशन ऑफ अ बॉडी। फ़र्क क्या है दोनों में ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, अनरीजनबली लोगों को कन्फ्यूजन रहता ही है कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स एंड व्हाट आर एक्चुअली डायनेमिक्स। मीन्स कौन सा चैप्टर काइनेमेटिक्स में आता है, कौन सा चैप्टर डायनेमिक्स में आता है। सो अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के किसी भी बॉडी के पोजीशन के चेंज, मतलब कितना उसमें चेंज आ रहा है, सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुए, सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड। तो अगर हम सपोज करिए ये आपका पास फ़ोन है, सेल फ़ोन। अगर हम इस सेल फ़ोन को बी वेलोसिटी, अभी ये इनिशियली रेस्ट पे बी वेलोसिटी से इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ये कहीं पे जाके फॉल डाउन करेगा। तो हम उस फॉल डाउन पोजीशन में अगर हम इसकी पोजीशन, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह की अगर हम जानने की कोशिश करते तो ये सारी जो कैटेगराइजेशन आती है वह आती है काइनेमेटिक्स में। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंजेस कैसे हुए, क्या कारण था, कितना फोर्स लगाकर हमने इसको वेलोसिटी दिया, तो एक तरह के से हमने इस पर फोर्स लगाया। तो अगर हम इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से यह फाइनल स्टेट में पहुंचा और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स हमने अप्लाई किया टू चेंज द पोजीशन फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दैट फाइनल स्टेट। सो ये जो कैटेगराइजेशन आती है वह आपकी आती है डायनेमिक्स में। सो बेसिकली अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह डायनेमिक्स के अंडर ही आता है। डायनेमिक्स है तो फोर्स होगा। अब फोर्स है तो सबसे पहला जो नाम आता है फोर्स को सुन करके, फोर्स क्या है बेसिकली? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। या तो हम इसको पुश करें या तो हम इसको पुल करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जो चेंजेस होते हैं उसे फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स है तो फोर्स के साथ ही आपका जो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है दैट माइड आइजैक न्यूटन। सो न्यूटन साहब के 3 लॉज थे, लॉज ऑफ मोशन जिसको हम बोले, उसके बारे में देखेंगे। और आगे जो हमारा मेन जो कंसर्न है ये जानने में, फ्रिक्शन है। हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कब होता है, कब लगता है, कैसे लगता है, कितने टाइप्स के फ्रिक्शन हैं एंड उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वी ऑल विल सी दिस इन दिस लेक्चर। सो मेन जो कंसर्न था हमारा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में जो आपने मोशन इन द स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, मोशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा था, वो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता था। अब जो आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन, रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब आपके डायनेमिक्स में आएंगे। सो अब हमारे चैप्टर डायनेमिक्स के शुरू होंगे। एंड वेक्टर जो पिछले लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के साथ छोड़ा हुआ था वहाँ तक ही आपका है। आप अगले लेक्चर में अगर कोशिश करेंगे तो एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसमें दे देंगे, देन यू विल मास्टर इन दैट सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट नॉट वेस्टिंग द टाइम। डायनेमिक्स की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फ्रिक्शन तक पहुँचेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। सो लेट्स स्टार्ट।
जैसा कि हमने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में वी आर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ फोर्स। डायनेमिक्स में हमको सिर्फ फोर्स से मतलब है कि अगर एक कोई बॉडी है, अगर वह स्टेट ए से लेकर के स्टेट बी में किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वो उसके चेंज होने का कारण क्या है, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा, कितने उसमें इम्पल्स आए, हाउ मच, मतलब उसके पोजीशन या स्टेट को चेंज होने में कौन कौन से और इफेक्टिव टूल्स यूजफुल थे, वह सभी की स्टडी हम डायनेमिक्स में करते हैं। जबकि काइनेमेटिक्स में ऐसा नहीं है। काइनेमेटिक्स में ओनली वी आर इंटरेस्टेड इन कि उसने फाइनल पोजीशन में क्या क्या अटेन किया, वह फाइनल स्टेट पे उसके स्टेट में क्या क्या है, इनिशियल में क्या क्या। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि कैसे अटेन हुआ है। जबकि डायनेमिक्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। जहाँ कहीं भी फोर्स का नाम आता है, वहाँ पे आपके जो सबसे पहले साइंटिस्ट उठ करके आते हैं आपके दिमाग में, वह आते हैं न्यूटन। क्योंकि न्यूटन साहब जो थे, इन्होंने फोर्स के फील्ड में बहुत ही अहम किरदार निभाया था। इन्होंने तीन लॉ दिए थे जो मोशन को गवर्न करते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ ऑल द अदर्स। पहला लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, तो वह अपने पोजीशन को तब तक नहीं चेंज करेगा अनलेस एंड अनटिल कि उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। इट सिंपली मीन्स कि अगर आप चल रहे हैं तो आप चलते रहेंगे, अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठे रहेंगे, जब तक कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स आप पे वर्क ना करे। जहाँ पे इसी को हम फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जबकि जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ आपका कहता है कि सेकंड लॉ गिव्स द बेसिकली रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम। सेकंड लॉ कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है। जहाँ पे पी मोमेंटम है, एफ आपका फोर्स। और थर्ड लॉ आपका, सेकंड लॉ बेसिकली आपको क्या देता है, इम्पल्स देता, इम्पल्स के बारे में जानकारी देता। और थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपली अगर इसका एग्जांपल देखें तो आप अगर दीवार पे बैठ के कोई व्हील चेयर, तो पहिए वाली जो कुर्सी होती है, उस पर बैठ के अगर आप दीवार को पुश करेंगे, तो सिंपली जितने फोर्स से आप उसे पुश करेंगे दीवार को, तो दीवार भी क्या करेगा, आपको उतने फोर्स से धक्का देगा। क्योंकि दीवार का फोर्स आपके ज़्यादा लगता है, ज़्यादा इन द सेंस कि आपके कंपैरेटिवली दीवार ने जो फोर्स लगाया है वह आपकी बॉडी के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड सेम है, जितना आपने लगा उतना दीवार ने लगा, हिसाब बराबर, लेकिन आप मूव कर रहे हो, दीवार मूव नहीं कर रहा हो, उसके साइज इशू होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स इसको बोलते हैं। अब न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में जैसे बात करते हैं, वैसे ही अब बात करते हैं कि क्या न्यूटन के ये तीनों लॉ हर जगह अप्लीकेबल है। सिंपली इसका जवाब आपके प्राइमरी लेवल पे दिया जाता है कि हाँ, न्यूटन का बताया नहीं जाता कि न्यूटन का लॉ कहाँ वैलिड है और कहाँ वैलिड नहीं है। न्यूटन का लॉ जहाँ कहीं भी वैलिड है, या न्यूटन से रिलेटेड आप जितने भी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, डायनेमिक्स पढ़ते हैं, उसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। अब अगर आप क्या करते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स सिंपली हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता। दो तरह के मैकेनिक्स होते हैं, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता है और एक होता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो आपकी बॉडी की वेलोसिटी होती है, बॉडी की स्पीड होती है, वह कंपैरेटिवली लाइट के स्पीड से कम होती है, v मच लेस देन c। लेकिन अगर v आपका कंपैरेटिवली आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होने लगता है, तो जो हम बोलते हैं ऐसे मैकेनिक्स की स्टडी को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं। अब अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है।
पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके कितने हुए, एक हो गया इनर्शियल और एक हो गया नॉन इनर्शियल। सो आपके जो न्यूटन के लॉ है, न्यूटन के जो सभी लॉज हैं, न्यूटन के तीनों लॉज जो अप्लीकेबल है वह केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप उसको लागू करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी, लग जाएगा, लेकिन देयर विल बी सम एक्सटर्नल टर्म ओवर देयर जिसको आप स्यूडो फोर्स के रूप में बाद में जानेंगे। तो ऐसा नहीं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगता है, लेकिन अगर उतनी ही चीज़ें जितनी न्यूटन साहब ने बताया या फिजिकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अगर आपको सिंपली लगाना है तो ये सिर्फ आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी जो वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करता है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपके बॉडी रेफरेंस फ्रेम के करस्पॉन्डिंगली या रिलेटिवली मोशन कर रहा है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और ऐसे केसेस में न्यूटन्स के लॉ अप्लीकेबल नहीं होते। तो हमारा मुद्दा ये नहीं था कि फोर्स पढ़ना न्यूटन्स लॉ, हमारा मेन मुद्दा था कि फ्रिक्शन को पढ़ना था। तो आज हम स्टार्ट जो करने जा रहे थे वो फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की बात जहाँ कहीं भी आती है तो यू सिंपली मीन कि अगर फ्रिक्शन के बिना दुनिया अधूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपकी दुनिया इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से है। अब फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स ही है। फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स ही है जो कि किसी भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ये अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन मान लीजिए जैसे कोई एक ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक है। अब अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो ऐसे मोशन को रिलेटिव मोशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक ब्लॉक स्टेशनरी है और दूसरा ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा तो ऐसे मोशन को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी रिलेटिव मोशन होता है वहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने। कभी कभी अपोज कर भी देता है, अपोज कर देता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अपोज नहीं कर पाता। अब ऐसे क्या केसेस होते हैं कि अपोज कर देता है और क्या केसेस होते हैं कि अपोज नहीं कर पाता है, लेट्स सी दैट। तो लेट्स सी, जैसा आपने कहा कि जो फ्रिक्शन होता है वह रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ही ऑलमोस्ट ऑल द टाइम लगता है। कभी कभी यह फ्रिक्शन आपके रिलेटिव मोशन को अपोज कर भी देता है और कभी कभी अपोज नहीं भी कर पाता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं कर पाता, तभी आप मोशन कर पाते हैं अनलेस यू कांट मूव। क्योंकि जब आप चलते हैं, मान लीजिए ये सरफेस है कोई, अब इस सरफेस पे अगर हम ये मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, अगर हम इस बॉडी को मूव करके छोड़ देते हैं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सिंपली ये वैक्यूम होता, तो ये क्या होता है, ये बॉडी अगर इसको हमने फोर्स अप्लाई किया तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ बोलता है, क्या बोलता कि जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक ये मूव करना चाहिए। बट देयर इज सम रेजिस्टिंग फोर्स जो इसको अपोज कर रहा है, इसके रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच को अगर ये दोनों साथ साथ जाएंगे तब फ्रिक्शन नहीं लगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसको भी साथ, क्योंकि आपने फोर्स तो इस पे लगाया, देन यू माइट बी आस्किंग द क्वेश्चन कि अगर फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं तो ये कैसे जा रहा। हाँ, इसके जाने का भी कारण फ्रिक्शन ही है, लेकिन वो फ्रिक्शन अपोजिंग नहीं है, इसके साथ जाने के लिए इसको मजबूर कर। तो जो अपोजिंग फ्रिक्शन है वह ऑलमोस्ट केसेस आपको रोक ही लेगा, ये जरूरी नहीं है। सो लेट्स सी, जैसे हमने मान लिया इसको फोर्स दिया तो इट मूव्स, लेकिन क्या हो। अभी आपने देखा कि जो एक बॉडी था, अगर कोई भी एक सरफेस है मान लीजिए, तो अगर इस सरफेस पे आपका बॉडी रिलेटिव मोशन कर रहा है तो देयर विल द फ्रिक्शन जो कि इस चीज़ को अपोज करेगा, इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब ये कब तक अपोज करेगा,
और हमने जैसा कि बताया कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक म्यू एस और एक म्यू के। बेसिकली फ्रिक्शन ही दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आपका दो टाइप का होता है। फ्रिक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब तक सपोज करिए, लेट्स सी दैट विथ एन एग्जांपल, सपोज करिए आपके पास कोई एक बॉडी है, आपने उस बॉडी को F4 से किसी सरफेस के अलॉन्ग आपने क्या किया, उसे पुल किया। तो आपने जैसा बोला कि अगर सरफेस और बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो देयर विल बी द फोर्स जो कि आपके रोल में आएगा, जो इस मोशन को अपोज करेगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन किस बात पर डिपेंड करेगा कि F कितना ज़्यादा है म्यू एस इंटू एन से और F कितना कम है म्यू एस इंटू एन से। जब तक F आपका म्यू एस इंटू एन मतलब काइनेटिक फोर्स से कम रहेगा तब तक इन दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होंगे। जैसे ही F आपका म्यू एस इंटू एन से ज़्यादा होगा तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, लेकिन इन दैट केस जो आपका फ्रिक्शन रोल में प्ले आएगा वह म्यू एस इंटू एन ना होकर के म्यू का इंटू एन आएगा। सो these were the two categorization of the forces like the friction। अब हम फ्रिक्शन के बारे में और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन की बेसिकली करस्पॉन्डिंगली क्या क्या रोल में आ सकते हैं, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट एक बात ध्यान रखिए कि जो फ्रिक्शन है वह बेसिकली आपको किस लिए काम आता है। हर जगह फ्रिक्शन आपको अपोज ही करेगा ये ज़रूरी नहीं है, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। हर जगह फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज करेगा जरूरी नहीं है। लाइक द वीडियो के शुरुआत में हमने बताया था कि अगर मान लीजिए दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक को हमने F वेलोसिटी दी है, वह ब्लॉक मूव कर रहा है। अब अगर इस ब्लॉक को साथ में जाना है तो या सिर्फ एक ही फोर्स की तरह जा सकता है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को कैरी आउट करेगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज नहीं करे, लेकिन इन जनरल फ्रिक्शन फोर्स दो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ही आता है। So we will see that all in the next lecture. Thank you.